जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है जी? आपके ठीक है? ये बताएं, कल कितने लोगों ने काम किया कल वाला, और अ, कितने लोगों ने काम अपलोड किया है? मैं अभी क्लासरूम से भी चेक कर लेता हूँ मज़ीद। तो आप बता भी दें, अगर कल वाले काम में कोई इशू आ रहा है तो भी बता दें। और आज हमने वैसे देखना है जेसन को, जेसन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके अलावा हम देखेंगे एसक्यूएल जॉइंस को। लेकिन उससे पहले आप लोग बता दें कि कल वाला काम आप लोगों ने किया है, और अगर किया है तो उसका लिंक आपने शेयर किया कि नहीं। कल वाला जो काम था उसमें आपने अडोबी का साइन अप फॉर्म और लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना था, और इसमें जो साइन अप फॉर्म था एक्चुअली उसका कंप्लीट डिज़ाइन और बैकएंड उसका डेवलप करना था आप लोगों ने। पता नहीं कितने लोगों ने वो वाला काम किया है। जी वालेकुम अस्सलाम। आज थर्सडे है और सेकंड लास्ट हमारी क्लास है इस वीक की। तो आज और कल मज़ीद हम एसक्यूएल को ही देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग इस वीक में मज़ीद जो है ना वो आप लोग काम शाम करते रहें, ताकि आपकी जो है ना वो अच्छे तरीके से पीएचपी के ऊपर आपकी कमांड हो जाए। आज हमने जेसन को देखना है। जेसन जो है ना वो एक कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट होगा जो कि आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ हमने देखना है जो हमारी एसक्यूएल जॉइंस हैं उसको हम देखेंगे। ये दो आज के मेन लेक्चर हैं हमारे। ठीक है, मेन हमारे टॉपिक्स हैं। किसी ने भी काम अपलोड नहीं किया बाय द वे, मैंने क्लासरूम से चेक किया। तो बताएं जी, ये तो गलत बात है। किसी एक बच्चे ने भी काम अपलोड नहीं किया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि नॉट अ सिंगल स्टूडेंट जो है ना वो ये काम नहीं करेगा। अच्छा, लोकल उसमें इशू आ रहा है आपका, वो रिजॉल्व देन पीएचपी फाइल को उसमें ओपन नहीं हो रही है। पीएचपी की फाइल ओपन क्यों नहीं हो रही यार लोकल उस पे आपकी? बाकी लोग बताएं जी, जो लोग ऑनलाइन हैं वो बताएं। कितना काम आपने किया है? आपको काम ऐसे अपलोड करना चाहिए था। सर्वर का इशू आ रहा था, सर्वर भी मैंने उसमें से जो फाइल्स हैं कुछ को मैंने रिमूव कर दी हैं। अब उसकी जो डिस्क स्पेस है वो अवेलेबल है आपके लिए। आप लोग अपनी जो वेबसाइट है वो भी आप अपलोड कर सकते हो, और आप लोग ये जो टास्क हैं ये भी आप अपलोड कर सकते हो। वर्डप्रेस की जो वेबसाइट थी आपकी, ठीक है, वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को इश्यूज आ रहा था डिस्क स्पेस का। डिस्क स्पेस की जो आपकी कोटा है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब जो है वो आपका इशू नहीं आएगा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना जेसन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसको हमने देखना है, और उसके साथ एसक्यूएल जॉइंस को देखेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो हाँ, हमारा जेसन क्या है वो कॉमनली यूज्ड आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आप यूज़ करते हो
हर तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर, हर तरह के फ्रेमवर्क में इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको इंशाल्लाह जेसन का कॉन्सेप्ट दूंगा आज की कंप्लीट लेक्चर के अंदर। और इसका यूज़ आपका शॉपिफाई के अंदर भी है, वर्डप्रेस के अंदर भी है। कस्टम अगर आपने डेवलपमेंट करनी है, कस्टम वेबसाइट बनानी है बगैर किसी फ्रेमवर्क के, बगैर किसी सीएमएस के, तो भी इसका यूज़ होगा। अगर आपने किसी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए वेब एपीआईज लिखनी है तो उसके अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट होगा। इवन के वेब एप्लीकेशन, ई कॉमर्स स्टोर, फॉरम, लारावेल, किसी भी फ्रेमवर्क, किसी भी सीएमएस पे काम करना है तो उसमें ये जो जेसन है ये एक एक्चुअली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसका हम डिटेल में देखेंगे कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, और आज में आप में से हर बच्चा इसका जो स्ट्रक्चर है जेसन का वो समझ के जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद आप लोग जाके शॉपिफाई में किसी भी थीम को ओपन करेंगे उसका कोड, तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत सारा कोड जो है वो अंडरस्टैंडेबल होगा। तो बहुत सारा कोड, यूँ समझ लें कि 50% जो उसका थीम फाइल्स की जो कोड होगा वो आपके लिए वो अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है। तो इतना आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि आज अगर आप अच्छे तरीके से समझ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए आसान हो जाएंगी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करो, आप लोग अटेंडेंस लगा लो। ठीक है। और अटेंडेंस लगाने के बाद आप मुझे बता दें यहाँ पर, तो उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जैन अली, आपका वो इशू आ रहा था पोर्ट नंबर का, तो चेंज करनी ही थी आपने। ठीक है, उसके बाद क्या इशू आ रहा है आपका? लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। आप लोग अटेंडेंस लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में बता दो। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया है लिंक। और उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बाकायदा। सबसे पहले हम एसक्यूएल जॉइंस को देखेंगे और उसके बाद हमने जेसन को देखना है। और यार हमारी जो एडमिशन्स हैं वो भी ओपन हैं, आप लोग अ, वो भी आप शेयर कर दो। इससे पहले आपसे कहा था, इसकी जो लास्ट डेट है एडमिशन्स की वो है 22 जून। ठीक है। तो 22 जून से पहले पहले आप लोग तमाम अपने फ्रेंड्स को, तमाम जानने वालों को आप लिंक शेयर कर दो। आप उनसे अप्लाई करवा लो। ठीक है। सारी बातें की थी लास्ट टाइम भी, वो सारी बातें आज के लिए भी हैं। ठीक है। आप लोग मैक्सिमम शेयर करो उस लिंक को अपने सर्कल के अंदर, ताकि हमारे पास एप्लीकेशंस मैक्सिमम हो। अटेंडेंस लगा ली है तो बताएं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। चलो ठीक हो गया। लेक्चर शुरू करते हैं जी। और उसके बाद फिर अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है एसक्यूएल ज्वाइंस को। ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो कितना इम्पोर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया, दोबारा सुन लें। ठीक है, ताकि आप लोग अटेंटिव रहो और आप लोग अच्छे तरीके से लेक्चर को सुनो। सबसे पहले हमने देखना है एसक्यूएल ज्वाइंस को। एसक्यूएल ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि किस तरह आप मल्टीपल टेबल्स में से डेटा जो है वो गेट कर सकते हो, फेच कर सकते हो। कल हमने डेटा फेच करना वो देखा, उसमें हमने बहुत सारे सिनेरियोज भी देखे, साइन अप का फॉर्म वो भी हमने क्रिएट किया। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह आप मल्टीपल टेबल्स में से डेटा फेच कर सकते हो डिफरेंट कंडीशंस की बेस के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले हमारा ये मेन मॉड्यूल होगा और उसके बाद हमने देखना है जेसन को।
जेसन एक्चुअली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। इसका ताल्लुक किसी जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, जावा या किसी और लैंग्वेज के साथ नहीं है। ये एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है और इसका यूज ऑलमोस्ट हर फ्रेमवर्क, हर सीएमएस के अंदर है। ठीक है, जेसन को आप यूज करते हो। जेसन एक्चुअली एक स्ट्रक्चर का नाम है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। जेसन एक स्ट्रक्चर का नाम है और आप इसको यूज करते हो डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सर्वर से क्लाइंट साइड की तरफ या क्लाइंट साइड से सर्वर साइड की तरफ। ठीक है, तो ये एक इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, इसको हमने डिटेल में देखना है अपने लेक्चर के दूसरे पार्ट के अंदर। ठीक है, तो लेकिन ये है कि जो जेसन वाला है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कोशिश करूंगा यहाँ से, अगर मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया पार्टनर प्रोग्राम का, तो मैं यहाँ से आपको शॉपिफाई का कोई भी स्टोर ओपन करके दिखाऊंगा और उसमें जितने भी थीम्स होंगे उनकी फाइल्स आपको दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो 50% कोड है शॉपिफाई के, ऑलमोस्ट हर सेक्शन का, सेक्शन से मुराद क्या है, वो एक एक्चुअली कंपोनेंट होता है, मैंने बताया। तो ऑलमोस्ट 50% जो कोड है वो आपका जेसन के ऊपर बेस कर रहा है। शॉपिफाई की थीम, उसका जो 50% कोड समझ लें, उसमें खासतौर पर सेक्शंस का, वो आपका जेसन के ऊपर बेस कर रहा होता है। इसके अलावा ये इस कॉन्सेप्ट के बगैर आप बहुत सारे सिनेरियोज परफॉर्म कर ही नहीं सकते। बहुत सारे सिनेरियोज वो कौन से, जिसमें क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को और सर्वर रिस्पॉन्स बैक करता है डेटा, इंफॉर्मेशन। वो जो रिस्पॉन्स बैक करता है इंफॉर्मेशन, वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ जेसन करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जेसन जो है वो कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चर है। इसको हमने डिटेल में देखना है। ठीक है जी, ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गए एसक्यूएल का और एसक्यूएल जॉइंस का और आपका जेसन का। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से पीएचपी की जो फाइल है वो ओपन कर लूँ। आपकी जो फाइल थी वो ये index.html थी और फॉर्म हैंडलिंग .php, ये आपकी दो फाइल्स थी। एसक्यूएल जॉइंस पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर लॉगिन का जो सिनेरियो है, साइन अप का सिनेरियो तो हमने देख लिया। स्क्रिप्ट ये जो आपके सामने है, ये एक्चुअली साइन अप का स्क्रिप्ट है। मैं अब यहाँ से जल्दी से सबसे पहले आपको लॉगिन का फॉर्म क्रिएट करूँगा और उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखूँगा पीएचपी में, ताकि हम यूज़र को लॉगिन करवा सकें। ठीक है, तो उसके बाद एसक्यूएल जॉइंस और उसके बाद हम जेसन को देखेंगे एंड पे। तो लेकिन मुझे आप लोग बताएं वैसे यार, बाय द वे, आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया? मतलब कि सिंगल स्टूडेंट ने भी ये कोई एक टास्क भी कंप्लीट नहीं किया। आपको करना चाहिए था वैसे। फॉर्म बनाना, डिज़ाइन करना, बूटस्ट्रैप के थ्रू आपने उसको डिज़ाइन करना था और आपने उसकी पीएचपी की फाइल्स लिखनी थी बैकएंड में। बट एनीवे, हम लेक्चर जो है वो आप अपना शुरू करते हैं। अच्छा, फॉर्म मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर लॉगिन का। मैं बगैर टाइम वेस्ट किए यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड के नाम से ये जो आपकी हैं फील्ड्स, ये मैं क्रिएट करूँगा और उसके बाद ईमेल एड्रेस, ये दो फील्ड्स मैंने क्रिएट की और उसमें ये आपका सबमिट का बटन है। ये आपका वो फॉर्म बन गया, इसको आप लॉगिन फॉर्म कह लो। ठीक है, लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया। अच्छा, नहीं आप लोग ये आज कर लें, अगर कल कोई इंटरनेट का इशू था या कोई भी इशू, आपके बहुत सारे काम पेंडिंग है। आपका सर्वर आप बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, आप लोग अपनी वेबसाइट्स को भी लाइव कर सकते हो। वहाँ पर मलिक इमरान की वेबसाइट देखी है मैंने यार कल, बहुत अच्छा लगा है, उनका काम बड़ा अच्छा था। ठीक है, आप लोगों ने जिन्होंने काम अब तक अपलोड नहीं किया वो काम भी अपलोड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हमने मैक्सिमम जो काम करना है वो वर्डप्रेस का करना है। ये जो वीक है ये प्योरली हम पीएचपी के ऊपर अपना स्पेंड कर रहे हैं।
नेक्स्ट वीक में इस इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके पीएचपी के और माइस्क्ल के इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम वर्डप्रेस के अंदर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना जो काम है वो आप डिस्प्ले कर दो। बड़ी खुशी होती है जब आप काम अच्छा करते हो। ठीक है, मुझे मलक इमरान जो है इनका काम देख के बड़ी खुशी हुई। ठीक है, और अब बाकी आप लोग भी काम अपलोड करें ताकि देखा जा सके कि आप कितना किस लेवल का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये फॉर्म बन गया। अब इसके बारे में बताना तो मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है, आपको पता होगा फॉर्म का। ठीक है, ये सारे एक्शन और मेथड और ये नेम के एट्रीब्यूट ये आप लोगों को पता है कि किस तरह इसका कॉन्सेप्ट क्या था। यहाँ पर मैं ये जो चीज़ है ये ख़त्म करता हूँ। सॉरी, ये पासवर्ड और ईमेल के अलावा ये जो आपका फुल नेम है इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये दोनों गेट कर लूँगा पीएचपी के अंदर, जो कि मुझे रिसीव हो रहा है फॉर्म की तरफ से। ये लॉगिन फॉर्म है और यहाँ पर मैं दोनों इनपुट फील्ड्स की वैल्यूज गेट कर लूंगा। आपको पता है कि लॉगिन फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड या ईमेल और पासवर्ड होता है। हम जो चलेंगे वो ईमेल और पासवर्ड के थ्रू चलेंगे। अच्छा, लॉगिन में एक्चुअली हम करते क्या हैं, यूजर जो अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देता है हम वो चेक करते हैं डेटाबेस में कि क्या इस ईमेल और इस पासवर्ड के थ्रू कोई यूजर मौजूद है या नहीं। एक्चुअली हम ये चेक करते हैं। ठीक है, तो हम ये चेक किस तरह करेंगे, आप मुझे बता सकते हैं कि किस क्यूरी के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि क्या ये यूजर टेबल के अंदर मौजूद है या नहीं, डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। किस क्यूरी के थ्रू, इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की या सेलेक्ट की क्यूरी, आप मुझे बताएं ज़रा। बाकी तब तक मैं ये वाला काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड किया हमने। ठीक है, ये कनेक्शन बिल्ड करने के लिए माइस्क्ल अंडरस्कोर कनेक्ट वाला हमने फंक्शन यूज़ किया था। और उसके बाद ये सेलेक्ट की क्यूरी है, और सेलेक्ट की क्यूरी में ये हमने एक्चुअली साइन अप फॉर्म के लिए ये सारा काम किया था। तो ये मैं सारा ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पर वो मैं क्यूरी लिखूंगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बताया आपने जाहिद महमूद। सेलेक्ट की क्यूरी आप यूज़ करोगे लॉगिन फॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आप लोग सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करोगे। एक्चुअली होगा क्या, आपने कोड के थ्रू, पीएचपी फाइल के थ्रू या पीएचपी के स्क्रिप्ट के थ्रू आप लोगों ने यूज़र की इंफॉर्मेशन गेट करनी है सबसे पहले, और उसको चेक करना है डेटाबेस में से कि क्या इस ईमेल और पासवर्ड के थ्रू यूज़र मौजूद है या नहीं। वो चेक किस तरह करोगे आप लोग। ठीक है, ओब्वियसली आप सेलेक्ट की क्वेरी के थ्रू आप पूरे टेबल को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड कंडीशंस, ये कंडीशंस होंगी कि पूरे टेबल में से उन तमाम रोज को सेलेक्ट कर दो जिनकी रोज जो है ना, जिनकी ईमेल और पासवर्ड जो है ना ये होंगे जो यूजर देगा। और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि अगर वाकई ही सिलेक्शन हो रही है, अगर टेबल में से सिलेक्शन हो रही है, रोज सेलेक्ट हो रही है, इट मीन्स के उस ईमेल और पासवर्ड की बेस पे एक यूजर मौजूद है। तो हम जो है ना वो रिटर्न जो है वो रिस्पॉन्स हमारा सक्सेस का वो शो करवा देंगे। तो हमारा जो यूजर होगा वो लॉगिन हो जाएगा। अच्छा जी, ये यहाँ पर मैं सेलेक्ट की क्वेरी इसी को ही यूज करता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर ईमेल दिस एंड एंड की क्लॉज यूज करेंगे, इसको हमने डिटेल में देख ली है। यूजर पासवर्ड जो है यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड वो आपका हो ये। ये मेरी क्यूरी कंप्लीट मैंने कर ली। उसमें मैंने क्या किया कि यूजर के टेबल में से वो तमाम रिकॉर्ड्स, यूजर के टेबल में से वो तमाम कॉलम्स, वो सारे मैंने कॉलम्स सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये लगा दी कि यूजर के टेबल में से सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आपके सेलेक्ट हों जिनका यूज ईमेल एड्रेस ये है और जिनका पासवर्ड जो है वो इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो ये होगा। ठीक है, तो यूजर के टेबल में से तमाम कॉलम्स सेलेक्ट होंगे, लेकिन रोज किस के बेस पे सिलेक्ट होंगी, इस कंडीशन की बेस पे आपकी रोज सिलेक्ट होंगी।
उसके बाद हमने इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। अगर क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई तो हम जो है ना वो उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेंगे, इफ की कंडीशन लगा लेंगे, इफ माई सीक्वलाई अंडरस्कोर सॉरी माई सीक्वलाई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, ये जो फंक्शन होगा नम रोज का, ठीक है, इसकी बेस पे हम चेक करेंगे कि क्या अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि माई स्क्वेल अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज ये फंक्शन करता क्या है, ये आपकी ये जो क्यूरी आपने एग्जीक्यूट की है उसकी बेस पे जितनी रोज सेलेक्ट हुई हैं वो नंबर ऑफ रोज आपको बताता है कि भाई इस क्यूरी की बेस पे, ठीक है, जब आपने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया तो उसकी बेस पे कितनी रोज सिलेक्ट हुई हैं यूजर के टेबल में से, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5, ये नंबर की फॉर्म में आपको बताएगा, ठीक है। इसको अपने पैरामीटर जो देना होता है वो ये वाला। तो अगर तो ऑब्वियसली ये जो नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट हुई हैं वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब 1 2 3 4 5 है, तो इट मीन्स के हाँ इस क्यूरी की बेस पे 4 5 2 3 1 रोज सेलेक्ट हुई हैं, तो इट मीन्स के यूजर मौजूद है, ठीक है। तो यूजर ने ईमेल और पासवर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट एंटर किया है, तो क्या करें, उसको लॉग इन करवा दें। यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक मैसेज ही डिस्प्ले करूंगा। अच्छा जी, वॉइस नहीं आ रही आप मेरी? आई थिंक वॉइस तो आ रही है वैसे। बताएं जी अगर वॉइस का इशू है, इमरान की तरफ इशू है, बाकी लोग बताएं। मेरे ख्याल में इशू नहीं है, वरना बाकी लोग भी कहते हैं। चलिए मलिक इमरान, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आप चेक कर लें, शायद आपके एंड में होगा। तो यहाँ पर हम कह लेंगे यूजर एग्जिस्ट, ठीक है। ठीक है चलें जी। तो अगर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ग्रेटर देन जीरो नहीं होंगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि कोई भी रो सेलेक्ट नहीं हुई, मतलब कोई यूजर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इको यूजर डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये एक, ये आप ग्रेटर देन जीरो कर सकते हो या आप इसको ग्रेटर इक्वल टू वन कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपने साइन अप जो यूजर को करवाया होगा वो अपने चेक एंड बैलेंस के थ्रू करवाया होगा, तो ऑब्वियसली एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के अगेंस्ट एक ही आपको यूजर मिलेगा। तो जो रोज सेलेक्ट होंगी लॉगिन करते वक्त वो सिर्फ एक ही रो सेलेक्ट होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। तो ये कंडीशन भी लगा सकते हो कि भाई नंबर ऑफ रोज अगर एक होंगी तो फिर क्या होगा कि यूजर एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो मैं जो पहले वाली ये फाइल है HTML की, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म आपका आ गया, यही क्रेडेंशियल्स मैं यूज करता हूँ, सबमिट करता हूँ यहाँ पर @gmail.com। तो यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसकी बेस पे कोई यूजर एग्जिस्ट करता नहीं है। मैं डेटाबेस में से चेक कर लेता हूँ कि यूजर नेम और पासवर्ड कौन सा था। ये हमारी डेटाबेस थी, ठीक है। उसके बाद इसमें ये टेबल है, इसमें ईमेल एड्रेस है ali@gmail.com। ये वाली इंफॉर्मेशन देकर चेक करते हैं कि हमारा लॉगिन का जो फॉर्म है वो चल रहा है कि नहीं। बाय द वे ये लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से अली और यहाँ पर Ali 1 2 3 सबमिट करूँगा, तो यूज़र आपका यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन गलत दूंगा, फॉर एग्जांपल पासवर्ड मैं गलत देता हूँ इनकरेक्ट, तो यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस मैसेज की बेस पे एक्चुअली आप यूज़र को फ्रंट एंड के ऊपर कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाओगे, इस मैसेज की बेस पे आप कुछ भी काम कर सकते हो। एक्चुअली ये जो मैसेज होगा ये
सेंड होगा, ये सेंड होगा आपके ब्राउजर को। ठीक है, अभी तो ये जो फाइल, दोनों फाइल्स हैं ये मेरे सर्वर के ऊपर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब एक्चुअली काम करोगे तो ये जो फॉर्म होगा ये ब्राउजर में ओपन हुआ होगा किसी न किसी यूआरएल की बेस पे। ठीक है, ये फॉर्म आपका ब्राउजर में लोड हो चुका होगा। जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो रिक्वेस्ट जाएगी आपके ब्राउजर से सर्वर के ऊपर। सर्वर जो है वो, सर्वर के ऊपर क्या होगा, सर्वर के ऊपर ये पीएचपी की फाइल पड़ी होगी जो कि चेक करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी यूजर को, और वो रिस्पॉन्स बैक सेंड कर देगी उसी ब्राउजर को जिसने रिक्वेस्ट सेंड की होगी। तो जो रिस्पॉन्स बैक करेगी वो कुछ इस तरह का मैसेज हो सकता है कि यूजर एग्जिस्ट या यूजर डजंट एग्जिस्ट। तो उसकी बेस पे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर लाइक अगर इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड हो तो आप क्या करोगे, वो वार्निंग्स या आप उसको दिखा दोगे यूजर को, और जो इनपुट फील्ड्स हैं उसका कलर आप रेड कर दोगे। वो सारा काम आपको पता है कि जे क्यूरी के थ्रू आप ये काम परफॉर्म कर सकते हो, सीएसएस इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये काम आप जावास्क्रिप्ट या जे क्यूरी के अंदर रह के कर लोगे। तो जो पीएचपी वाला काम होगा वो सिर्फ इतना होगा। ठीक है, पीएचपी में जितनी भी ये काम है वो आपका जो आप काम करोगे वो इसी तरह करोगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ एसक्यूएल जॉइंस की तरफ। इसमें कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इस तरह आपने अब देखा कि सेलेक्ट क्यूरी लगाई और कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज किया आपने, तो आपने एक सिनेरियो डील कर लिया। अब यही कुछ इसी तरह के ही फंक्शंस यूज होंगे, इसी तरह की ही क्यूरीज यूज होंगी, तो किसी भी तरह का आप काम कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम जो आपके टास्क होंगे डेटाबेस से रिलेवेंट वो परफॉर्म आप कर लोगे इन्हीं क्यूरीज के थ्रू, क्रूड ऑपरेशंस के थ्रू। ठीक है, और कुछ इसी तरह के ही बिल्ट इन फंक्शंस होंगे। तो इसको आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लो, तो बहुत सारे सिनेरियोज आपके डील हो सकते हैं इन्हीं के थ्रू। अच्छा, अब मैं एसक्यूएल जॉइंस की तरफ आता हूँ और आपको बताता हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस इंपोर्ट की हुई है, वो मैं आपको दिखा दूँ वो जो डेटाबेस है वो कौन सी है। यहाँ पर ई ड्राइविंग के नाम से ये मैंने अभी एक डेटाबेस इंपोर्ट की है। ठीक है, डेटाबेस इंपोर्ट आप किस तरह करोगे, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, वो डेटाबेस खत्म हो गई। जब भी आपने डेटाबेस को इंपोर्ट करना है, ठीक है, आपको पता है कि आप इंपोर्ट करने से पहले आपके पास एक डेटाबेस मौजूद होनी भी चाहिए जो कि उसको एक्सेप्ट करेगी, जो कि जिस डेटाबेस के अंदर आपका डेटा सारा इंपोर्ट होगा। ये काम हमने उस दिन भी किया था जब हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट को माइग्रेट किया था। आज मैं दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक ई ड्राइविंग के नाम से ही डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। डेटाबेस क्रिएट कर ली है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उस पर मैं क्लिक करूंगा और इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, चूज फाइल, तो यहाँ से वो डेटाबेस आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। ये वो फाइल है जी, ई ड्राइविंग गो। तो आपकी डेटाबेस इंपोर्ट हो जाएगी। ई ड्राइविंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 टेबल्स मिल रहे हैं, इंस्ट्रक्टर के नाम से, लर्नर के नाम से, पैकेज के नाम से, रिक्वेस्ट के नाम से। एसक्यूएल जॉइंस बताने से पहले ज़रूरी है कि मैं आपको इस डेटाबेस का जो स्कीमा है, अच्छा डेटाबेस स्कीमा से मुराद क्या होता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, टेबल्स के कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसको आप एक्चुअली ये जो टेक्निकली कहोगे डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, जहाँ पर भी ये टर्म यूज़ हो आपको इसका पता होना चाहिए। तो डेटाबेस का जो स्कीमा है इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको एक्चुअली आइडिया बताऊं कि ये जो डेटाबेस बनाई थी ये किस प्रोडक्ट के लिए बनाई थी और उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या थी। एक्चुअली ये ई ड्राइविंग एक ये मोबाइल एप्लीकेशन थी, उसके लिए मैंने ये डेटाबेस क्रिएट की थी। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि 2 तरह के यूज़र हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर। एक ऐसे यूज़र जिन्होंने ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है, और दूसरे ऐसे यूज़र जिन्होंने ड्राइविंग सिखानी है, लाइक इंस्ट्रक्टर्स या आपके ड्राइवर्स के लोग। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो जिन्होंने ड्राइविंग सीखनी होती है वो कनेक्ट होते हैं उनके साथ जिन्होंने ड्राइविंग सिखानी होती है, लाइक ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करवाती है ये एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है वो कनेक्ट करवाने से पहले कुछ चार्ज करेगी, कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ी है। ठीक है, उसके कुछ पैकेजेस हैं।
ठीक है। तो यूज़र जो है जिसने ड्राइविंग सीखनी है वो कोई पैकेज बाय करेगा, बाय करने के बाद क्या होगा, उसकी रिक्वेस्ट जो होगी वो सेंड हो जाएगी तमाम इंस्ट्रक्टर्स को जो कि उस एरिया में होंगे, जिस एरिया में आपका कस्टमर होगा या लर्नर होगा। तो फिर क्या होगा, इंस्ट्रक्टर का एक टेबल है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर के टेबल में इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन है, लर्नर का एक टेबल है उसमें लर्नर की इंफॉर्मेशन है, पैकेज का एक टेबल है उसमें पैकेजेस की डिटेल है, ठीक है। तो उसके बाद रिक्वेस्ट, ठीक है, ये एक ऐसा टेबल है जिसमें तमाम रिक्वेस्ट होंगी जो कि कस्टमर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एरिया से 10 रिक्वेस्ट आई हैं 10 डिफरेंट कस्टमर्स के थ्रू, तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या होगा, वो पैकेज आईडी वो आ रही होगी, लर्नर आईडी आ रही होगी, ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट का स्टेटस मेंटेन हो रहा है कि रिक्वेस्ट किसी ने एक्सेप्ट की है या नहीं। और रिक्वेस्ट एक्सेप्टर आईडी मतलब कि रिक्वेस्ट एक्सेप्टर आईडी से मुराद आपका इंस्ट्रक्टर आईडी जो कि वही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद ये मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये इसको आप छोड़ें, अवेलेबिलिटी है बेसिकली। तो ये आइडिया है, ठीक है, डेटाबेस मौजूद है। अब हमने करना क्या है, एसक्यूएल जॉइंस को देखना है। और एसक्यूएल जॉइंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक ही क्वेरी आप रन करोगे, एक ही क्वेरी आप रन करोगे और मल्टीपल टेबल्स में से डेटा जो है वो आप फेच करके आप उसको शो करवा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप काम इस तरह करोगे, मल्टीपल टेबल्स में से आप किस तरह डेटा फेच कर सकते हो, उसके लिए आपको एसक्यूएल जॉइंस का पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पीएचपी की फाइल तो नहीं लिखूंगा यहाँ पर कोई, यहाँ एसक्यूएल ये जो टैब है इसके अंदर ही मैं आपको बता दूंगा कि एसक्यूएल जॉइंस के लिए जो क्यूरी है वो आप किस तरह लिखोगे, ठीक है। अच्छा जी, जो एसक्यूएल जॉइंस हैं जॉइंस, ठीक है, उसमें इसका मेन कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने बता दिया कि आप फेच करते हो कंटेंट को मल्टीपल टेबल्स में से। इसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी जो सबसे पहले टाइप है वो है इनर जॉइन, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुली जॉइन, ठीक है, ये उसकी कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप बताने के बाद, ठीक है, मैं आपको बाकी वाली जो टाइप्स होंगी वो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा डब्ल्यू सी स्कूल से, क्योंकि वो चीज़ें बड़ी सिमिलर होंगी, ठीक है। तो जो पहला है उसको हम डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने मल्टीपल टेबल्स में से डेटा फेच करना है, ये हमारे ये प्रॉब्लम है या ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम एक सिनेरियो बनाते हैं, उसके बाद हम एसक्यूएल जॉइन को यूज़ करेंगे। सिनेरियो ये रखते हैं कि सिनेरियो हम ये रखते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट का टेबल है, जिस टेबल के अंदर तमाम रिक्वेस्टें पड़ी होंगी जो कि कस्टमर्स ने की होंगी, इस टेबल में से, ठीक है, हम सिनेरियो ये है कि सिर्फ उन्हीं रिक्वेस्टों का डेटा हम फेच करना चाह रहे हैं, ठीक है। इन तमाम रिक्वेस्ट में से सिर्फ उन रिक्वेस्ट का हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं जिनका स्टेटस जो है वो कंफर्म है। ये फॉर एग्जांपल एक हमने सिनेरियो बना लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक रिक्वायरमेंट आती है या आपका फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के को सर्विसेज दे रहे हो, तो वो जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर होगा वो आपसे कहेगा कि मुझे, ठीक है, मुझे उन तमाम रिक्वेस्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन आप बता दो जिनका स्टेटस है कंफर्म, ठीक है। तो क्या होगा, रिक्वेस्ट स्टेटस कंफर्म की बेस पे आप एक तो उस रिक्वेस्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन, अब ये इसका स्टेटस है कंफर्म, तो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन से मुराद कि ये पूरी इंफॉर्मेशन ये आप सेंड करोगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नंबर 5, ठीक है, ये जिस कस्टमर ने की है, जिस लर्नर ने ये रिक्वेस्ट की है, ठीक है, उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिले, ठीक है। तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन उसकी जो है वो ये आईडी यहाँ पर मौजूद ज़रूर है। तो हमने क्या करना है, ऐसी तमाम रिक्वेस्टें वो फेच करनी हैं जिनका स्टेटस है कंफर्म, ठीक है,
कंफर्म से मुराद ये है कि कस्टमर ने रिक्वेस्ट सेंड की है और एक्सेप्ट, जो लर्नर है, जो ड्राइवर है, उसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली है, उसने कंफर्म कर दी है। तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करने वाला कोई ना कोई लर्नर होगा, तो लर्नर की भी सारी इंफॉर्मेशन, और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वाला जो ड्राइवर होगा या इंस्ट्रक्टर होगा उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसमें जो यूज़र ने, कस्टमर ने पैकेज बाय किया होगा, उस पैकेज की भी डिटेल इंफॉर्मेशन, ये तीनों चारों इंफॉर्मेशन हमने चाहिए, ठीक है। ये एक सिनेरियो हमने बनाया। तो ये अब ऑब्वियसली क्या है कि रिक्वेस्ट की तो सारी डिटेल हमें इस टेबल में से मिल जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन इस टेबल के अंदर कहीं पर भी लर्नर की डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। लर्नर का नेम क्या है, या वट एवर, उसका एड्रेस और सारा कुछ। इंस्ट्रक्टर की डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ उसकी आईडी है। पैकेज की डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ उसकी आईडी है। इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन इनके अपने अपने टेबल्स के अंदर मौजूद है। पैकेज की डिटेल इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। उसके बाद लर्नर की डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है, उसका नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और उस बहुत सारा। इंस्ट्रक्टर की डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो एक्चुअली हमने करना क्या है, इंस्ट्रक्टर, लर्नर, पैकेज और रिक्वेस्ट, चार टेबल्स में से हमने डेटा फेच करना है, ठीक है। तो अब मल्टीपल टेबल्स में से आपने डेटा फेच करना है एक ही क्यूरी के थ्रू। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा, ये जॉइंस के थ्रू होगा, ठीक है। तो आपका जो रूट, आपका जो मेन टेबल है, वो आपको पता होना चाहिए, वो ये वाला है, ठीक है, जहाँ से आप बाकी सारी इंफॉर्मेशन लोगे। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की का, ठीक है। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा आप लोग बताएं, फिर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक डेटाबेस का जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आप यूज़ करते हो जहाँ जहाँ पर आपका ये माई सीक्वल का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जहाँ पर माई सीक्वल यूज़ होती है वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी आप यूज़ करते हो। वैसे ये खैर एक जनरल कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का। इसका कॉन्सेप्ट ओरेकल के अंदर भी है, इसका माई सीक्वल के अंदर भी है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी है। तो बताएं जी, फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की क्या होती है, बताएं जी। फॉरेन की, आई नो कि आपको पता है होगा बहुत सारे बच्चों को, तो वो ज़रा बता दें, एक्सप्लेन कर दें कि डेटाबेस के अंदर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की हो, यूनिक की फ्रॉम अदर टेबल, आई थिंक ठीक हो गया। बाकी लोग और जी, किसी और को नहीं पता, सिर्फ दो लोगों को पता है। हाँ जी, जी अनाज, फॉरेन की इज़ अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स in one table that refers to the primary key in another table। ठीक है, फॉरेन की इज अ फील्ड, बिल्कुल ठीक हो गया। इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, हाँ ये अगर कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट है फॉर, तो उसमें फिर ये आपकी बात ठीक है, ठीक है जी। तो बिल्कुल ठीक है इन्होंने, कि जो फॉरेन की होती है एक्चुअली, जिस टेबल के अंदर फॉरेन की डिफाइन की गई हो, उसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि फॉरेन की एक्चुअली किसी ना किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्टर की जो प्राइमरी की है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, और वो है इंस्ट्रक्टर आईडी, ठीक है। इंस्ट्रक्टर के टेबल की प्राइमरी की है इंस्ट्रक्टर आईडी। तो अगर हम इंस्ट्रक्टर की आईडीज को किसी दूसरे टेबल में यूज़ करेंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्टर की आईडी को किसी दूसरे टेबल में यूज़ करेंगे, जिस तरह ये रिक्वेस्ट एक्सेप्टर आईडी, एक्चुअली ये इंस्ट्रक्टर की ही आईडी है। तो यहाँ पर ये जो आईडीज आ रही हैं इंस्ट्रक्टर्स की, ये आईडीज इंस्ट्रक्टर के टेबल में तो प्राइमरी कीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर फॉरेन की होगी, ठीक है। तो फॉरेन की का मतलब ये है कि किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की फॉरेन की कहलाती है, ठीक है। अब लर्नर आईडी, इस कॉलम के अगेंस्ट भी हम क्या कर रहे हैं, आईडीज़ को स्टोर करवा रहे हैं इस लर्नर के अगेंस्ट,
इस कॉलम के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो आपके पास आईडीज मौजूद हैं ये एक्चुअली फॉरेन कीज़ हैं। फॉरेन कीज़ क्यों हैं? क्योंकि ये आईडीज जो हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये लर्नर के टेबल में, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी की है। स्ट्रक्चर में जाके देखेंगे तो लर्नर आईडी एक्चुअली इस टेबल की प्राइमरी की है। तो लर्नर आईडी यहाँ दूसरे टेबल के अंदर आप अगर लिख रहे हो यहाँ पर, तो इट मीन्स कि ये आपकी फॉरेन की होगी। फॉरेन की के लिए एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट ये है होता है अक्सर कि आप समझते हो कि इसका जो कॉलम नेम है वो सेम होना चाहिए। कॉलम नेम बिल्कुल सेम ना हो, ठीक है। कॉलम नेम यहाँ पर लर्न आईडी है या लर्नर आईडी कर लो, जो मर्जी चेंज हो जाए तो भी वो फॉरेनर की ही कहलाएगी। फॉरेन की का जो ताल्लुक है वो उसकी वैल्यूज़ से है, कॉलम नेम से नहीं है। कि कॉलम नेम अगर सेम होंगे तो आप कहोगे कि जी इस टेबल के अंदर ये आपकी फॉरेन की है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लर्नर आईडी में वैसे बाय द वे अभी तो दोनों सेम है, ये लर्नर आईडी, लेकिन ये कॉलम नेम अगर कुछ और होता, यहाँ पर कुछ और होता कॉलम नेम, तो भी ये फॉरेन की ही कहलाती, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरे टेबल की प्राइमरी कीज़ हैं, बेसिकली आईडीज़, ठीक है। तो ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि हमारा जो रूट टेबल है, मेन टेबल है, इसकी इसको बेस बनाएंगे और बाकी तमाम टेबल्स में से डेटा फैच कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसी टैब के अंदर ये काम करूँगा और मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ कि ये जो आप टैब है ये यूज़ करते हो एसक्यूएल की क्यूरीज को रन करने के लिए। यहाँ पर मैं एक क्यूरी डिफाइन करूँगा जिसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो इन चारों टेबल्स में से डेटा फैच होके आपके पास आएगा और उस डेटा को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो और वो क्यूरी आप एज इट इज़ पीएचपी की फाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ एसक्यूएल ज्वाइन की जो क्यूरी है और सबसे पहले मैं इनर जॉइन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से, बल्कि एसक्यूएल ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिंक ओपन ही कर लेता हूँ, आपको दिखा लेता हूँ कि एक्चुअली ये जो सबसे पहले इनर जॉइन है इसमें होता क्या है, ठीक है। इनर जॉइन में एक्चुअली अगर दो टेबल्स हैं तो उन दोनों टेबल्स का वो डेटा फैच होगा जो उन दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन होगा, ठीक है। उन दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन होगा। यहाँ पर दो टेबल्स भी आ सकते हैं, यहाँ पर तीसरा टेबल भी आ सकता है, यहाँ पर चौथा टेबल भी, जितने मर्जी टेबल हो, लेकिन फिलहाल इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है वो इन्होंने ये वाली दी हुई। अच्छा, इनर जॉइन ये है कि जिन जॉइन जॉइन का मतलब क्या होता है? जॉइन करना, ठीक है, मिलाना। जितने भी टेबल्स मिलेंगे, दो या दो से ज़्यादा, तीन चार, ठीक है, तो उनका जो कॉमन जो होगा वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ जो कि मैच करेंगी तमाम टेबल्स के अंदर, वो एक्चुअली आपके पास डेटा फैच होके आएगा। और लेफ्ट और राइट जो जॉइंट्स हैं उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सेलेक्ट की क्वेरी लगाऊंगा। चूँकि सेलेक्ट की क्वेरी क्यों लगानी है एसक्यूएल जॉइंस के अंदर, ये इसकी भी रीज़न है, चूँकि हमने मल्टीपल टेबल्स में से डेटा फैच करना है। एसक्यूएल जॉइंस का कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टीपल टेबल्स में से डेटा फैच करना डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे। तो चूंकि डेटा फैच करना है तो इसलिए हमने सेलेक्ट की क्यूरी ही लगानी है और यहाँ पर हम सेलेक्ट की क्यूरी में स्टैरिक लगाएंगे। तो स्टैरिक लगाने का मतलब ये होगा, अब ये सारी चीज़ें नोट करते जाएं। यहाँ पर एसक्यूएल जॉइंस की क्यूरी में स्टैरिक का मतलब ये होगा कि जितने भी टेबल्स मर्ज होंगे, जितने भी टेबल्स ज्वाइन होंगे, उन तमाम टेबल्स के सारे कॉलम्स आपको चाहिए। ये आपको पता है कि स्टैटिक मतलब क्या होता है, कि एक्चुअली आप बता रहे होते हो स्टैटिक के थ्रू ये यहाँ पर कि मुझे कौन कौन सा कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर स्टैटिक का मतलब ये होगा कि इस क्यूरी में जितने भी टेबल्स ज्वाइन होंगे, हमने कितने टेबल्स को ज्वाइन करना है? चारों टेबल्स को। तो इन चारों टेबल्स की तमाम कॉलम्स जो है ना, वो आपको इन रिटर्न, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो इन रिटर्न आपको वो तमाम कॉलम्स की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो हमारा जो सिनेरियो है वो आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। सिनेरियो ये था कि हमने उन तमाम रिक्वेस्टों की इंफॉर्मेशन लेनी है जिनका स्टेटस जो है, रिक्वेस्ट स्टेटस क्या है? कंफर्म है, ठीक है। उन तमाम रिक्वेस्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन और उसके बाद उस रिक्वेस्ट में जो पैकेज आईडी होगी, पैकेज की डिटेल इंफॉर्मेशन, उस
रिक्वेस्ट के अंदर या उस रो में जो लर्नर आईडी होगी उसकी बेस पे लर्नर की डिटेल इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्टर की डिटेल इंफॉर्मेशन, ये एक्चुअली हम हमारा सिनेरियो है और इसके लिए हमने ज्वाइन को यूज़ किया है। ज्वाइन का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। अच्छा जी, इसको मैं खत्म कर लूँ। यहाँ पर मैं दोबारा जाऊँगा एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट की क्वेरी लगाऊंगा। और स्टैटिक का मतलब ये है कि मैंने तमाम टेबल्स के सारे कॉलम्स की वैल्यूज मैंने गेट करनी है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रॉम के बाद जो टेबल नेम आएगा वो आपका बेस टेबल होगा। बेस टेबल क्या है? रिक्वेस्ट का टेबल है, जहाँ से हमने देखना है कि मुझे कौन सेक्टर का टेबल में से किस किस की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो रिक्वेस्ट जो है वो हमारा बेस टेबल है। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ स्टैटिक की बजाय आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इंस्ट्रक्ट सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्ट रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट आईडी, यहाँ पर आप कॉलम नेम्स मेंशन कर सकते हो। कॉलम नेम्स अब मैं यहाँ पर ओपन करूंगा नहीं, बल्कि अगले टैब में ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता रहता हूँ सारी जो टेबल्स हैं। ये आपकी ई ड्राइविंग, उसमें जो रिक्वेस्ट का टेबल है, उस रिक्वेस्ट के टेबल में ये रिक्वेस्ट आईडी और उसके बाद पैकेज आईडी, लर्नर आईडी, ये सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो मुझे कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, मैं अगर सेलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यूज गेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो सिलेक्टेड कॉलम के नेम्स लिख दूंगा। ठीक है, रिक्वेस्ट आईडी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट के टेबल में से सारे कॉलम्स मुझे उनकी वैल्यूज ना मिले, सिलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं वो सिलेक्टेड कॉलम्स के जो नेम्स होंगे वो यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, लाइक लर्नर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि रिक्वेस्ट के टेबल में जो लर्नर आईडी है मुझे इस कॉलम की भी वैल्यू चाहिए। मुझे उसके बाद ये रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड डेट, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड डेट, ये जो कॉलम है रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड डेट, ये कॉलम की भी वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर आप टेबल क्वालिफायर भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ये क्वालिफायर है बेसिकली, बजाय इसके कि आप सिर्फ लिखो रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है, या आप सिर्फ लिखो लर्नर आईडी, तो इसमें एम्बिग्यूटी होगी। अब लर्नर आईडी जो है वो यहाँ पर आपको पता है कि इस रिक्वेस्ट के टेबल के अंदर भी लर्नर आईडी मौजूद है, ये वाला कॉलम। आप लर्नर के टेबल में जाएंगे तो यहाँ पर भी यही सेम कॉलम नेम मौजूद है। तो एम्बिग्यूटी होगी कि आप किस कॉलम की बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर टेबल नेम मेंशन कर दोगे, ठीक है, ये टेबल नेम है, इसको आप क्वालिफायर कह सकते हो कि भाई मुझे ये वाला कॉलम चाहिए, रिक्वेस्ट के टेबल में से ये वाला कॉलम चाहिए, रिक्वेस्ट के टेबल में से ये वाला कॉलम चाहिए, और रिक्वेस्ट के टेबल में से ये वाला कॉलम। और यहाँ पर आप बाकी कॉलम्स भी मेंशन कर सकते हो कि मुझे इंस्ट्रक्टर के टेबल में से सिर्फ इंस्ट्रक्टर की ईमेल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्टर डॉट इंस्ट्रक्टर ईमेल, और उसके अलावा यहाँ पर लर्नर के टेबल में से सिर्फ आपको चाहिए जी लर्नर की ईमेल और लर्नर का फ़ोन नंबर, फॉर एग्जांपल। तो लर्नर डॉट लर्नर ईमेल और कॉलम लर्नर डॉट लर्नर फ़ोन नंबर। ये मैं actually आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने स्टैटिक यूज़ नहीं किया, आपने क्या किया है, कॉलम नेम्स मेंशन कर दिए। और ये जो कॉलम नेम्स हैं ये एक टेबल के नहीं है, उन तमाम टेबल्स के कॉलम्स हैं जिनको आपने ज्वाइन करना है, जिनमें से आपने डेटा फेच करना है। तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो हर टेबल में से उन तमाम कॉलम्स को जिनकी आपने वैल्यूज सेट करनी है। यहाँ से मैं सिर्फ क्या करता हूँ, पैकेज नेम ही करता हूँ। आप यहाँ पर ओबियसली जो मर्जी जितने मर्जी कॉलम्स मेंशन करना चाहो कर सकते हो, पैकेज डॉट पैकेज नेम। ठीक है, तो ये मैंने वो कॉलम्स मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कॉलम्स आप मेंशन कर दो, कॉलम नेम्स।
ठीक है, उन तमाम टेबल्स की जिन को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, तो या फिर आप स्टैटिक जो है वो आप मेंशन कर दो, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं यहाँ पर आसानी के लिए स्टैटिक की बजाय वैसे यहाँ पर कॉलम नेम ही मेंशन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फ्रॉम रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पर इनर ज्वाइन, ठीक है, ये एक्चुअली कीवर्ड कह लो या क्लॉज कह लो, इनर ज्वाइन। ठीक है, अब हम एक्चुअली ज्वाइन करने लगे हैं इस टेबल को, फ्रॉम रिक्वेस्ट के टेबल को हमने ज्वाइन करना है इनर वे में, किस टेबल के साथ, आप कह लो इंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि हम, ठीक है, रिक्वेस्ट के टेबल को ज्वाइन करना चाह रहे हैं इंस्ट्रक्टर के टेबल के साथ, और ऑन द बेसिस कंडीशन क्या है, अब यहाँ से समझना जरूरी है आपके लिए। कंडीशन ये है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जो रिक्वेस्ट का टेबल है ये इंस्ट्रक्टर के टेबल के साथ ज्वाइन हो जाए, लेकिन कंडीशन ये है कि इंस्ट्रक्टर के टेबल में से मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। इंस्ट्रक्टर के टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, अब इंस्ट्रक्टर के टेबल में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर 4 टेबल्स मौजूद है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर सॉरी 4 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, 4 रोज मौजूद हैं। मुझे इंस्ट्रक्टर के टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, बल्कि मैंने कुछ कंडीशंस लगानी है। उन कंडीशंस को जो रिकॉर्ड फुलफिल करेगा मुझे सिर्फ उन्हीं की ही इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो कंडीशन कहाँ पर वो क्या होगी, वो कंडीशन ये होगी कि इंस्ट्रक्टर के टेबल में से मुझे वो तमाम रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, जिनकी जिनकी इंस्ट्रक्टर आईडी जो है वो इंस्ट्रक्टर आईडी वो मैच करेगी। अब मैं एंड पे आपसे मैंने पूछना है कि ये क्यूरी आप खुद डिफाइन करके बताओ। ठीक है, एक क्यूरी है लेकिन इसको बताते बताते शायद मेरे 15 मिनट और भी लग जाए। ठीक है, तो ये आपने मुझे बताना है, जब ये मैं क्यूरी लिख लूंगा, अब में से हर बच्चे ने बताना है। ठीक है, कि अब ये जो क्यूरी है ये एक्चुअली क्या कर रही है, तो इसलिए गौर से आप सुनो। अच्छा, मैंने ज्वाइन कर दिया इंस्ट्रक्टर के टेबल के साथ, लेकिन इंस्ट्रक्टर के टेबल में मैं कंडीशन लगाऊंगा कि मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्टर के टेबल में से वो कॉलम्स रोज चाहिए जिनकी इंस्ट्रक्टर आईडी जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्टर आईडी इसके बराबर हो। अब इसको कोई डिफाइन कर सकता है कि ये जो मैंने कंडीशन लगाई है कि मुझे इंस्ट्रक्टर के टेबल में से, ठीक है, सिर्फ वही कॉलम्स वही रोज चाहिए जिनकी इंस्ट्रक्टर आईडी जो है वो मैच कर रही है रिक्वेस्ट एक्सेप्टर आईडी के साथ। रिक्वेस्ट के टेबल में रिक्वेस्ट एक्सेप्टर आईडी के साथ जो आईडीज मैच कर रही हैं इंस्ट्रक्टर के टेबल में, मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्टर के टेबल में से वही रिकॉर्ड चाहिए, वही रोज चाहिए जिनकी आईडी जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्टर आईडी के साथ मैच कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये जरा मुझे ये आप बता दो। मैंने मतलब से बता तो दिया, लेकिन आप भी बता दो। चलिए, जब कॉलम नेम्स के बाद के साथ रिक्वेस्ट टेबल नेम मेंशन कर लिया है, तो फ्रॉम के बाद जब मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। जब कॉलम नेम्स के बाद के साथ ही, अच्छा, ठीक हो गया। अरुषा, एक्चुअली ये यहाँ पर हमने बिल्कुल मेंशन किया हुआ है ये टेबल नेम और कॉलम नेम, उसके बाद हमने क्यों ये फ्रॉम का क्यों मेंशन किया, ये एक्चुअली फ्रॉम के बाद आपको पता है कि सेलेक्ट की क्यूरी विदाउट फ्रॉम तो आप लिख ही नहीं सकते। आपको ये आप कोई भी क्यूरी सेलेक्ट की क्यूरी विदाउट फ्रॉम की जो क्लास है या इसका कीवर्ड के बगैर आप कंप्लीट कर ही नहीं सकती, ये कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए एक तो ये है कि मजबूरी है हमने फ्रॉम का यूज करना है, और दूसरा ये होता है कि फ्रॉम के बाद आप बेस टेबल, आपका जो मेन टेबल होता है, आप उसका नेम मेंशन करते हो। ठीक है, तो सेलेक्ट की क्यूरी जो है वो इनकम्प्लीट होगी अगर हम फ्रॉम का यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है,
तो हमने बताना होता है कि भाई ये जो हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं, ये जो हमने सिलेक्शन की है यहाँ पर, ये फ्रॉम किस किस टेबल में से है, फ्रॉम रिक्वेस्ट टेबल, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टेबल, और उसके बाद अभी हमने और भी साथ में ऐड करने हैं। तो फ्रॉम के बाद एक्चुअली हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि मुझे ये जो डेटा है, ये जो डेटा मुझे चाहिए, ये मुझे फ्रॉम कहाँ कहाँ से चाहिए, रिक्वेस्ट में से चाहिए, सेक्टर में से चाहिए, और इसके बाद हमने दो टेबल्स मेंशन करने हैं, उनमें से चाहिए। अच्छा जी, जैनब शाहीन ने बताया कि इंस्ट्रक्टर के टेबल से वो कॉलम जिनकी आईडी रिक्वेस्ट के टेबल में एक्सेप्ट रेडी के इक्वल हो। हाँ जी बिल्कुल। बाकी और लोग भी बताओ यार, आप तो यहाँ पर अगर आपको यही चीज समझ नहीं आ रही तो फिर तो मुश्किल होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक बताया इन्होंने, जैनब शाहीन ने। ठीक है, हाँ जी अनाज आपने भी ठीक बताया कि वेयर इंस्ट्रक्टर आईडी ऑफ इंस्ट्रक्टर टेबल में चीज द एक्सेप्टर आईडी ऑफ रिक्वेस्ट टेबल, ठीक हो गया। बाकी लोग भी बताएं हमें, ये जो हमने, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसका मतलब क्या है, कि ये जो ऑन के बाद, हमने ऑन के बाद एक कंडीशन लगाते हो कि इंस्ट्रक्टर के टेबल में से सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए जिनकी आईडीज जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्टर आईडी के साथ मैच हो रही होंगी। अब रिक्वेस्ट एक्सेप्टर आईडी यहाँ पर कौन कौन सी है, ये है जी 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एक्सेप्टर आईडी 3 है। ठीक है, तो हमें टेबल, इंस्ट्रक्टर के टेबल में जाएंगे तो 3, तो ये वाला जो कॉलम होगा, ये जो इंस्ट्रक्टर होगा, इसकी हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ठीक समझा। बाकी लोगों को भी आई होप के समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अच्छा, ये हमने ज्वाइन कर लिया इंस्ट्रक्टर के टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। अब हम इसके बाद मजीद इनर ज्वाइन करेंगे लर्नर, लर्नर के टेबल को। ठीक है, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ, अब हमने इसी पैटर्न की बेस पे, ये जो पैटर्न है इसकी बेस पे बाकी टेबल्स को भी हमने मर्ज करना है, या यूं करें कि ज्वाइन करना है। तो भाई लर्नर का टेबल जो है वो भी ज्वाइन हो, हमें लर्नर की इंफॉर्मेशन टेबल में से भी वो तमाम रिकॉर्ड्स चाहिए जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे जो कभी हम लिखने जा रहे हैं। भाई लर्नर के टेबल में से वो तमाम हमें रिकॉर्ड चाहिए जिनकी लर्नर आईडी जो है वो मैच करे आपकी रिक्वेस्ट डॉट लर्नर आईडी के साथ। यहाँ पर एक्चुअली, यहाँ पर मैं यहाँ से चेक कर लेते हैं, तो शायद मुझे कोट्स में लिखना पड़े। तो यहाँ पर अब हमने दोबारा दूसरी कंडीशन लगा दी कि रिक्वेस्ट के टेबल में आपने यहाँ पर लर्नर आईडीज मौजूद हैं। ठीक है, तो आपने रिक्वेस्ट के साथ लर्नर को भी मर्ज ज्वाइन कर लिया, लेकिन लर्नर के टेबल में सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए जिनकी आईडीज मैच करें आपकी इस लर्नर की आईडी के साथ, जो लर्नर की आईडी है। ठीक है, हर रिक्वेस्ट की एक लर्नर आईडी होगी। जिस तरह आप देख रहे हो कि ये पहली तीन चारों जो रिक्वेस्टें हैं वो एक ही लर्नर ने किया हुआ है, एक ही कस्टमर ने पहली 4 रिक्वेस्टें की हुई हैं। तो हमें ये जो पहला लर्नर है जिसकी आईडी 1 है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, दूसरी की चाहिए, तीसरी की चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी आ रही है, हमें पहली, दूसरी और तीसरे लर्नर की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो कंडीशन लगा दी, और इसी तरह आप इनर ज्वाइन कर लोगे। इनर ज्वाइन आपका है पैकेज टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कि वो तमाम रिकॉर्ड सेलेक्ट हों जिनमें पैकेज आईडी जो है वो मैच करे आपकी रिक्वेस्ट की आईडी के साथ। रिक्वेस्ट डॉट पैकेज आईडी, रिक्वेस्ट के टेबल में, रिक्वेस्ट के टेबल में पैकेज आईडी जो है वो उसके साथ मैच करे। ठीक है, तो ये एक क्यूरी होगी कि यहाँ पर हमने 3 टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये एक्चुअली वो काम हम कर रहे हैं मिलाने वाला, जो कि हमने देखना था। अब यहाँ पर एंड पे फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ 4 टेबल्स को ही ज्वाइन करना है, और उसके बाद एंड पे यहाँ पर आप लोग कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है,
यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हो। आपको पता है ना कि वेयर की क्लॉज के थ्रू आप कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, अब हमने कहीं पर भी ठीक है, रिक्वेस्ट के टेबल के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई। ठीक है, तो जो आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बेस टेबल, ये जो बेस टेबल है इसकी कंडीशन आप यहाँ एंड पे लगा सकते हो कि भाई मुझे रिक्वेस्ट के टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। अब ये रिक्वेस्ट के टेबल की कंडीशन हम एंड पे लगाएंगे। ठीक है, वेयर की क्लॉज के थ्रू रिक्वेस्ट के टेबल में से रिक्वेस्ट के टेबल में से सारी रिक्वेस्टों की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पर तो 11 रिक्वेस्टें हैं, हमें तमाम रिक्वेस्टों की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ वही रिक्वेस्टें हों जिनका स्टेटस क्या है, कंफर्म। अब ये जो कंडीशन है ये किस तरह लगाओगे आप, क्योंकि ये बेस टेबल है, तो बेस टेबल की जो कंडीशन होगी वो एंड पे आएगी। तो यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हो कि वेयर, ये कंडीशन क्या है कि वो तमाम रिक्वेस्टों की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका रिक्वेस्ट स्टेटस कंफर्म है। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट वेयर रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट स्टेटस रिक्वेस्ट स्टेटस आपका इक्वल टू हो कंफर्म के। अब आगे हमारी एक कंप्लीट क्यूरी हुई है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि हम ये तमाम कॉलम्स की वैल्यूज गेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इन रिटर्न हमें जो जितनी भी रिकॉर्ड्स हमारे सेलेक्ट होंगे, ठीक है, उन उनमें ये वाले कॉलम्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सेलेक्ट की क्यूरी लगाएं, सेलेक्ट की क्लॉज लिखेंगे, उसके बाद कॉलम्स हम मेंशन कर देंगे और यहाँ पर कॉलम्स वो उन तमाम टेबल्स के होंगे जिनको आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम के बाद बेस आपका आएगा टेबल। ठीक है, जो मेन टेबल होगा वो आएगा, उसको आप ज्वाइन कर दोगे किसी दूसरे टेबल के साथ। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का टेबल है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को आपस में ज्वाइन जो आपने करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन करना है। ठीक है, कि इंस्ट्रक्टर के टेबल में से मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ वही रिकॉर्ड जिनकी आईडी ये मैच करेगी रिक्वेस्ट की एक्सेप्टर आईडी के साथ। फिर आपने एक और टेबल को ज्वाइन कर लिया आपस में। ठीक है, और वो जो टेबल था वो लर्नर का टेबल था, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन आपने उसको ज्वाइन कर लिया, ये दूसरा टेबल। और सिमिलरली यहाँ पर ये तीसरा टेबल। ये तीन टेबल्स आपने ज्वाइन कर लिए, आई मीन चार टेबल्स हैं टोटल। और एंड पे आपने ये जो आपका मेन आपका टेबल था इसके लिए भी कंडीशन लगा ली कि मुझे रिक्वेस्ट के टेबल में से सारी रिक्वेस्टों की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ उन रिक्वेस्टों की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका स्टेटस जो है वो कंफर्म है। अब मैं जरा इसको जरा एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट से पहले इसको मैं कॉपी कर लूँ, अगर कोई एरर आएगा तो वो यहाँ पर नीचे नजर आ जाएगा। ठीक है, कोई एरर नहीं आया जी, और हमारे पास ये वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसको मैं ज़रा ये कर लूँ। ठीक है, अब ये आपके पास इन रिटर्न सिर्फ वही कॉलम्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ वही कॉलम्स हैं जो कि आपने यहाँ पर ऊपर मेंशन किए हुए हैं। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के टेबल में से रिक्वेस्ट आईडी, रिक्वेस्ट के टेबल में से लर्नर आईडी, यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वेस्ट आईडी लर्नर आईडी। रिक्वेस्ट के टेबल में से रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड डेट की जो कॉलम है वो ये है, यहाँ पर एक्चुअली वो डमी सी वैल्यू है। और उसके बाद ये आपका 3 कॉलम ये हो गए थे। उसके बाद इंस्ट्रक्टर के टेबल में से सिर्फ इंस्ट्रक्टर ईमेल, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्टर की ईमेल मिल रही है। लर्नर के टेबल में से सिर्फ लर्नर की ईमेल, यहाँ पर आपके पास वो लर्नर की ईमेल आपको मिल रही है। और इसी तरह लर्नर का फोन नंबर यहाँ पर, और पैकेज नेम यहाँ पर। तो सिर्फ वही कॉलम्स आपको मिल रहे हैं। अब ये जो आपको कॉलम्स आपको मिल रहे हैं, ये जो आपको डेटा मिल रहा है, ये डेटा ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्यूरी है, और ये तीन चार चार टेबल्स में से निकल के आपको ये सारी वैल्यूज आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो बाय द वे एक चीज आपने बतानी है मुझे कि यहाँ पर 2 कॉलम्स ही क्यों आए हैं।
ठीक है, ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है ये 2 कॉलम्स की ही क्यों मिली है, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? ये अब दिमाग लड़ाने वाली बात है। कोई बता सकता है कि यहाँ पर ये टेबल, ये जो आपके पास कंटेंट आया है, डेटा आया है, ये तो बात पक्की है कि आपकी ये मल्टीपल टेबल्स में से निकल के आया है, जो कि ऊपर कॉलम्स नेम आपको बता रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज सिर्फ 2 ही हैं, ये क्यों है, ये तो बता सकते हैं? एनीवन जी? ये क्यूरी आपके सामने ऊपर मेंशन की हुई है, लिखी हुई है, बताएंगे? अगर आपने ये तो आंसर बता दिया तो मीन्स कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। जाहिद मुत्सा कह रहे हैं कि कंफर्म स्टेटस, अगर आप डिटेल में बताया करें कि मतलब क्या है, कंफर्म स्टेटस का मतलब क्या है? स्टेटस टू का ही कंफर्म है, कंडीशन कंफर्म स्टेटस। जाहिद के अगेंस्ट 2 रोज हैं, ठीक है, कंफर्म स्टेटस के अगेंस्ट 2 रोज हैं। लर्नर आईडी और रिक्वेस्ट आईडी जो मैच हुई हैं वो 2 ही हैं। लर्नर आईडी, ये अरुसा, ये इन्होंने अब दूसरी बात की है कि लर्नर आईडी और रिक्वेस्ट आईडी जो है वो सिर्फ 2 ही मैच हुई हैं, ठीक है। चलिए, ये भी हो सकता है। अब जी ना, बिकॉज वी हैव यूज कंडीशन वेयर स्टेटस इज कंफर्म ओनली। हाँ जी, ये भी कह रही हैं कि जो स्टेटस है वो कंफर्म है, तो उसकी बेस पे 2 ही आपके पास रोज सिलेक्ट हुई हैं। बाकी लोग बताएं जी, और भी लोग बताएं कि आपके पास यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स क्यों आए हैं। इसमें अभी तक 2 राय आई हैं, एक अरूसा की राय है और बाकी तमाम बच्चों की अलग सेम राय है। तो बाकी लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि हमने कंडीशन लगाई है कि रिक्वेस्ट स्टेटस जो है वो कंफर्म होगा, तो सिर्फ वही रोज वही रिक्वेस्ट आपकी सिलेक्ट हों। तो लेकिन अरूसा कह रही हैं कि चूंकि लर्नर और रिक्वेस्ट आईडी जो मैच हुई हैं वो 2 ही हैं, ठीक है। लर्नर और रिक्वेस्ट आईडीज जो मैच हुई हैं वो 2 ही हैं, ठीक है। 2 ही नहीं है जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम ये कंडीशन ना लगाते, वेयर की कंडीशन अगर ना लगाते हैं ना, तो रिक्वेस्ट के टेबल में, अब ये अरूसा आपकी बात, रिक्वेस्ट के टेबल में रिक्वेस्ट के टेबल में लर्नर की आईडी सिर्फ 2 मैच नहीं कर रही, लर्नर की आईडी ये भी है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ये आईडी भी वहां पर मैच हो रही है, होगी, क्योंकि वहां पर मौजूद है ये आईडी, ये वाली भी 2, सारी की सारी जो लर्नर की आईडीज हैं वो मैच करेंगी लर्नर के टेबल के साथ, ठीक है। तो इस तरह तो ये 11 रोज हैं, तो आपके पास 11 लर्नर की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, या एटलीस्ट ये जो 3 लर्नर्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी लोग ठीक कह रहे हैं कि ये जो आपके पास 2 रोज आई हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन, ये जो आपने कंफर्म का स्टेटस स्टेटस लगाया हुआ है इसकी बेस पे। अगर यहाँ पर आप और कॉल रोज का भी स्टेटस अगर आप कंफर्म कर दो, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, 1 2 3, ये अब आपकी 3 जो रिक्वेस्ट हैं उनका स्टेटस कंफर्म है। तो अब आप इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे, मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपके पास 3 रोज आएंगी, ठीक है। अब आपके पास 3 रोज आ रही हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो स्टेटस है वो कंफर्म जो है वो 3 रोज का है। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता ही नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दोबारा जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता ही नहीं, ये सारी रिक्वेस्टें जो है वो उनके लिए सारा काम हो, तो आप देखेंगे कि वो सारे रेकॉर्ड्स आपके पास आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें, और ठीक है, अब वो खैर खत्म हो गए, तो यहाँ पर वो सारी रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है।
अगर वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सारे आएंगे, और अगर कंडीशन लगा देंगे तो यहाँ पर वही सिलेक्टेड कॉलम ही आएंगे, सिलेक्टेड डेट ही, कंटेंट ही हमारे पास आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जी इनर जॉइंस का। ठीक है, तो इनर जॉइन में है क्या कि जो डेटा मैच करेगा तमाम टेबल्स में सिर्फ वही शो होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट के टेबल में ये जो आपकी कंडीशन आपने लगाई थी इसकी बेस पे जो जो डेटा था वो मैच हो रहा था, तो आपको वो सारी चीजें नजर आ रही थी। इन शॉर्ट मल्टीपल टेबल्स में से डेटा आपको शो हो रहा है। तो बाकी जो है वो बाकी जो आपके पास इसकी टाइप्स हैं, लाइक लेफ्ट ज्वाइन में होगा क्या कि जो सबसे मोस्ट लेफ्ट जो आपका टेबल होगा, ठीक है, वो उसकी सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, उसकी सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ जो टेबल्स ज्वाइन होंगे, ठीक है, उसके साथ जो टेबल्स ज्वाइन होंगे उन टेबल्स का सिर्फ वही डेटा शो होगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स शो होंगे जो कि मैच करेंगे आपके इस टेबल के साथ। मैच से मुराद के उन दूसरे टेबल्स में से सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है, जिनमें इस टेबल की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की वहां पर मौजूद होगी। इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पर अगर तीसरा टेबल होता तो उस तीसरे टेबल का सिर्फ वही कंटेंट शो होता। ठीक है, वही रिकॉर्ड्स शो होते। ठीक है, जिन रिकॉर्ड्स में इसकी प्राइमरी की एज अ फॉरेन की आती। ठीक है, ये लेफ्ट जॉइन से इन शॉर्ट मतलब क्या है कि जो मोस्ट लेफ्ट वाला आपका टेबल होगा उसकी सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, और बाकियों के सिर्फ सिलेक्टेड जो मैच करेंगे वही। और बिल्कुल इसी तरह जो राइट का है उसके लिए भी ये कि मोस्ट राइट वाला जो कॉल टेबल होगा उसका सारा कंटेंट, और उसके साथ साथ जो मैच होगा टेबल बाकी टेबल के साथ सिर्फ वही आएगा। इसके लिए करना क्या है, सिर्फ राइट ज्वाइन। इस तरह इनर ज्वाइन है, इनर ज्वाइन की क्लास इस तरह राइट ज्वाइन की है, इस तरह आपकी फुल ज्वाइन भी है, लेफ्ट ज्वाइन भी है। ठीक है, तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं। ये फुल ज्वाइन का मतलब ये है कि सारे रिकॉर्ड्स की सारी वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए। इसके लिए खैर सिनेरियोज जब आपके पास होंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये चीज़ जहन में रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए कि जब भी मल्टीपल टेबल्स में से कंटेंट आपने फेच करना होगा तो वो आप फेच करोगे ज्वाइंस के थ्रू। ठीक है, तो वो ज्वाइंस में अब मल्टीपल टाइप्स हैं, तो ये तभी आप एक्चुअली कर पाओगे जब आपके पास सिनेरियोज होंगे। अच्छा, एपीआईज इंटीग्रेट करने का मतलब बता दें। हाँ, एपीआईज इंटीग्रेट करने का मतलब ये है अब ये खैर इसकी दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एपीआई इस सबसे पहले तो आपको एपीआई का पता होना चाहिए कि एपीआई होती है क्या। वैसे आप बाय द वे बताएं जी, टाइम 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलो इंट्रोडक्शन ही सही जेसन का, लेकिन एपीआई को देख लेते हैं पहले। ये भी एक मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एपीआईज, रेस्ट एपीआईज, रेस्टफुल एपीआईज, ठीक है, ये सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि आप यूज करते हो, सुनते हो। ठीक है, आप अगर कंपनीज में जाओगे तो वहां पर आपके पास इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल्स के अंदर आप ये चीज देखोगे। तो जरा आप लोग बताओ कि एपीआई क्या चीज होती है, एपीआई का क्या कॉन्सेप्ट है, तो बता सकते हैं जी। एपीआई, व्हाट डज इट मीन बाय एपीआई, अपने लफ्जों में बता दें। अगर कोई आपसे बंदा पूछ ले कि भाई एपीआई होती क्या है तो आप उसको क्या जवाब दोगे। बताएं जी, चुप नहीं लेना है आपने। किसी को नहीं पता जी एपीआई क्या होती है। हम्म,
अगर नहीं पता तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो सही यार। अगर आइडिया नहीं है तब भी बताओ, नो सर, यस सर, चुप करके नहीं बैठे। सैयद जैन अली, अगर कोई आपसे इंटरव्यू में ये पूछे कि भाई एपीआई क्या है, तो आप ये तो नहीं ना कहोगे जो कल हमने जॉब की है, जो कल हमने काम किया था बैकएंड का, उसमें जो डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन की है वो एपीआई थी। ठीक है, ओबियसली आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, जो हमने कल काम किया था आप उसको एक एपीआई का नाम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताता हूँ, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ये रेस्ट एपीआई क्या होती है, एपीआई रेस्टफुल एपीआईज, सेट ऑफ रूटीन और बिल्ट इन फंक्शन जिनको हम यूज़ करते हैं, नहीं, उसको आप एपीआई नहीं कहोगे। अच्छा, ऐसा आपने नहीं करना कि आपने नेट से देख लो जी, गूगल से देख के बता दो, अगर नहीं पता तो बेशक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहोगे नहीं पता। अच्छा जी सर, मोबाइल ऐप की इंटीग्रेशन वेब के साथ आई थिंक ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये नहीं बनेगी कि मोबाइल ऐप की इंटीग्रेशन वेब के साथ, वेब के साथ इंटीग्रेशन मोबाइल ऐप की विदाउट एपीआई भी हो सकती है। ठीक है, तो फिर एपीआई का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, एपीआई इटसेल्फ इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, नूर ने बताया है कि API is a set of programming instructions that is used to access web-based tools. It is a software interface. किसी हद तक ठीक है आपकी बात नूर। डाटा इंटीग्रेट करना सर्वर के साथ, डाटा इंटीग्रेशन जो है वो उसकी बेस पे आप इसकी डेफिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी अगर कोई और बताना चाहे तो बता दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इंशाल्लाह। और एपीआई का एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट होगा आपको वो आपको समझ में आएगा, और रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा। मेरे ख्याल में जेसन का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लेंगे, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम कल डिटेल में देख लेंगे। कल वैसे शायद फ्राइडे है, हाँ जी, तो कल इसका स्ट्रक्चर जो है हम डिटेल में देख लेंगे। जैसे पाइथन लैंग्वेज में बिल्ट इन एपीआई होती हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, आपने एग्जांपल्स बिल्कुल ठीक दी जैनब जी। एपीआईज होती हैं पाइथन के अंदर भी, आपकी जावा के अंदर भी होती हैं, आपकी जी ये हर लैंग्वेज के अंदर है, पीएचपी के अंदर भी बहुत सारी एपीआईज मौजूद हैं। तो एपीआईज एक्चुअली करती क्या हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, ये समझना ज़रूरी है। चलो जी, मैं बताता हूँ आपको एपीआई क्या होती है। सबसे पहले इसका जो एब्रीविएशन है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका जो ये एब्रीविएशन है, इसको अगर आप गौर से समझो ना, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 50% समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, तो एपीआई एक्चुअली एक इंटरफेस का नाम है, एक ऐसे इंटरफेस का नाम है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट नहीं करता। ऐसे इंटरफेस का नाम है जिसके साथ यूज़र तो इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई प्रोग्राम इंटरेक्ट करता है। ठीक है, एपीआईज के अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम्स की, सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है, आपस में इंटरेक्शन होती है। ठीक है, इसको इस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंटरफेस इसको क्यों कहा जाता है, ये इस इंटरफेस के वर्ड के अंदर इसका पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा जी फेसबुक की एपीआईज, आपने नाम सुना होगा गूगल की एपीआईज, आपने नाम सुना होगा ट्विटर की एपीआईज, बहुत सारी एपीआईज मौजूद हैं। ठीक है, तो एक्चुअली उन एपीआईज के अंदर उनका, उनकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है, वो समझना ज़रूरी है। सबसे पहले एब्रीविएशन क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जब इंटरफेस की बात आ गई तो आप इसको यूँ डिफाइन कर सकते हो कि ये एक ऐसा इंटरफेस है, एपीआई बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें दो प्रोग्राम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरफेस की जब भी बात आती है ऑब्वियसली उसमें इंटरेक्शन होती है किसी भी दो चीज़ों की।
ठीक है। यूज़र इंटरफेस जो हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस, ठीक है, ये यूज़र इंटरफेस है गूगल के सर्च इंजन का। यूज़र इंटरफेस इसको क्यों कहा जाता है आपको पता है? यूज़र इंटरफेस क्योंकि इसके इसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन किसकी है? यूज़र की इंटरेक्शन है, इसलिए इसको यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्यों कहा जाता है? एप्लीकेशन इंटरफेस क्यों उसको कहा गया है? क्योंकि उसमें जो इंटरेक्शन होती है वो एप्लीकेशंस की होती है, प्रोग्राम्स की होती है। दो प्रोग्राम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या, ये एक इंटरफेस होता है बेसिकली, और इंटरफेस इसमें इंटरेक्शन यूज़र नहीं करता। दो एप्लीकेशंस, दो प्रोग्राम्स, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर कह लो, जो आप मर्जी कह लो, डिजिटल इंटरेक्शन होती है। यूज़र की तरह फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होती, डिजिटल इंटरेक्शन। ये पहली बात आप लोग जहन में बिठा लो, ठीक है। तो अब इसकी बेस पे मैं आपको बेशुमार एग्जांपल्स देता हूँ। अब हमने क्या किया था, मैंने आपसे कहा था ना कि आप जब कल के जो हमने सिनेरियोज डील किए हैं तो उसकी बेस पे आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं, कल वाला काम क्या था? कल साइन अप का फॉर्म था हमारा, आज हमने बल्कि लॉगिन का फॉर्म भी बनाया। ये आपके पास लॉगिन का फॉर्म है, इसी की ही एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं ख़त्म करूं ये। अब मुझे ये बताओ, कमेंट बॉक्स के अंदर हर बच्चा ये बताएगा, आंसर बताएगा, तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो आपके पास फॉर्म है, ठीक है, इसको क्या आप एपीआई कहोगे? एपीआई इसको नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इस फॉर्म के साथ इंटरेक्शन किसकी है, कौन इंटरेक्ट करता है, बताएं। ये कमेंट बॉक्स में हमारे बताना है, चूँकि मैं मेरी जो आवाज़ है ना वो शायद 1 मिनट बाद पहुँचती है। आप लोगों ने ये बताना है कि इस फॉर्म के साथ जो इंटरेक्ट करता है वो कौन करता है? क्या इसके साथ कोई एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर रही है, कोई या कोई यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है? ऑब्वियसली इसके साथ जो इंटरेक्शन होगी वो यूज़र की होगी। तो इट मीन्स कि ये एपीआई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो इंटरेक्शन हो रही है वो तो यूज़र की हो रही है। वो तो मैं हूँ जो कि इसको मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये जो फ़ाइल होगी आपकी वो एपीआई नहीं कहलाएगी। ये एचटीएमएल की फ़ाइल, हाँ, एचटीएमएल की फ़ाइल जो है वो इंटरेक्ट कर रही है इस फॉर्म हैंडलिंग डॉट पीएचपी की फ़ाइल के साथ, ठीक है। इंटरेक्शन हो रही है ना, इंटरेक्शन से मुराद अब यही है कि हैंड शेकिंग, कम्युनिकेशन, डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग, ये काम हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपने ठीक है, यूज़र इंटरेक्शन है, ठीक है। तो अब इस फाइल के साथ क्या डायरेक्टली यूज़र इंटरेक्ट कर रहे हैं? आप बताओ। ये जो पीएचपी की फाइल है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट की है, इस फाइल के साथ क्या डायरेक्टली यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है? ठीक है, बताएं यस या नो की फॉर्म में बताएं। यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है तो ये एपीआई नहीं है। बिल्कुल ठीक ज़ैनब शहीन आपने कहा, बाकी लोगों ने भी ठीक बताया। बताएं जी कि क्या इस फाइल के साथ डायरेक्टली यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। यहाँ पर यूज़र जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा। इस फाइल के साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है? अब ये बताओ, इंटरेक्शन किसकी है? क्या किसी फाइल की इंटरेक्शन हो रही है, या फिर कोई यहाँ पर कोई जी इमरान खान बैठा हुआ है या कोई बंदा बैठा हुआ है जो कि इसको डेटा सेंड पकड़ा रहा है हाथों में लेकर? बताएं जी। इस फाइल के साथ इंटरेक्शन आपने बताया जी कि नहीं, यूज़र की इंटरेक्शन नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि फिर इसके साथ इंटरेक्शन जो है वो किसकी है? हाँ जी, ठीक बताया जाहिद महमूद, नो डायरेक्ट यूज़र इंटरेक्शन। ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक बताया आपने कि इस फाइल के साथ जो इंटरेक्शन है वो है इस फाइल की। ये एक फाइल है, ये प्रोग्राम कह लो, फाइल कह लो, एक कोड कह लो, जो मर्जी। तो इन दो फाइल्स की आपस में इंटरेक्शन हो रही है, तो इसको आप क्या कहोगे कि ये आपकी एपीआई है, ये आपकी एपीआई है। क्योंकि इसमें दो फाइल्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। तो दो फाइल्स आपस में कम्युनिकेशन करेंगी, तो इट डजेंट मीन कि दोनों फाइल्स ही वो एपीआईज कहलाएंगी। इसमें फिर दूसरा फैक्टर आप वो देखोगे कि किसके साथ यूज़र इंटरेक्शन हो रही है और किसके साथ फाइल्स की इंटरेक्शन हो रही है। तो आपकी इस फाइल के साथ ऑब्वियसली फाइल की ही इंटरेक्शन हो रही है, तो आपकी ये वाली जो फाइल है वो एपीआई कहलाएगी, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब कोई भी फाइल होगी, ठीक है, आपको पता होगा कि हाँ ये फाइल जो है वो ये जो को फाइल है ये एपीआई है या नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ये साइन अप का फॉर्म जो था उस सिनेरियो में भी सेम ये वाला काम होगा। कम्युनिकेशन आपस में हो रही है और जिसके साथ फाइल की कम्युनिकेशन हो रही है वो एपीआई कहलाएगी, जिसके साथ यूज़र की इंटरेक्शन है वो यूज़र इंटरफेस आप उसको कह सकते हो, लेकिन एपीआई नहीं कह सकते। यहाँ पर बेशुमार डेवलपर डेवलपर फेसबुक डेवलपर कंसोल की पूरी एक दुनिया अब आ रही है यहाँ पर, इस यहाँ पर, ठीक है। ये फेसबुक का डेवलपर कंसोल है जहाँ पर आपके पास बेशुमार एपीआईज मौजूद हैं फेसबुक की एपीआईज बनी बनाई यहाँ पर मौजूद है। अब यही मैं आपको एपीआई इनका कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है, वही पिछली बातों जो पिछली हमारी बातें हैं उन जो कॉन्सेप्ट दिए मैंने आपको उसकी बेस पे आपको बताऊंगा कि हाँ ये एपीआईज हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसके लिए हाँ जी, अब आपको आवाज़ आ रही है? अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? आई होप कि आपको स्क्रीन और वॉइस का इशू नहीं होगा। आई डोंट नो, ये समटाइम इशू हो जाता है। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्चुअली ये वो डॉक्यूमेंटेशन थी, ये वो डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दिखा रहा था फेसबुक की, और उसमें आपको मैंने फेसबुक का जो लॉगिन की एपीआई है उसके बारे में आपको बता रहा था कि ये जो फेसबुक लॉगिन का बटन है ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा भी है कि वो आपने कहाँ कहाँ देखा है। बहुत सारी गेम्स के अंदर ऑप्शन होता है लॉग इन विद फेसबुक, बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, फीचर होता है लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद गूगल प्लस, लॉग इन विद ट्विटर, बहुत सारे लॉग इन विद इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है। तो लॉग इन विद फेसबुक का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट बाकी एपीआई का भी है। इसको समझने में बाकी चीज़ें भी समझना अपने आसान होगी, ठीक है। तो ये फेसबुक वालों ने एक एपीआई बना के रख दी है। आप इसको क्या कहोगे? लॉग इन विद फेसबुक एपीआई। ये फेसबुक की एक एपीआई है। जिस जिस बंदे को
ये फीचर चाहिए लॉगिन विद फेसबुक का। अब ये तो बताना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है कि जब लॉगिन विद फेसबुक पे आप क्लिक करते हो तो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। होता क्या है ये चलो ये मैं बता देता हूँ कि जब आप चाहे मोबाइल एप्लीकेशन में हो, कोई यूटिलिटी ऐप हो, गेमिंग ऐप हो या वेबसाइट हो, जहाँ पर ये लॉगिन विद फेसबुक होगा तो इसका फीचर क्या है कि यूज़र को लॉगिन कर दो थ्रू फेसबुक, ठीक है। तो बजाय इसके कि यूज़र डिटेल में फॉर्म फिल करे और उसके बाद जो है ना वो फिर लॉगिन करे, आप एक क्लिक पे, ठीक है, आप क्या करो कि लोग यूज़र को लॉगिन करवा दो थ्रू फेसबुक, यूज़र को लॉगिन करवा दो थ्रू गूगल। आपके तमाम एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के अंदर आपकी गूगल की ईमेल तो आपने लॉगिन की होती है। तो बजाय इसके कि पूरा फॉर्म फिल करो, अब लोग गूगल की एपीआई यूज़ करो लॉगिन विद गूगल, तो एक क्लिक पे आप लॉगिन कर लो। ये इसका बिहेवियर है बेसिकली। तो ये एक एपीआई है, ठीक है। अब फेसबुक वालों ने ये एपीआई बना के रख दी है, ठीक है, एक एंड पॉइंट बना के रख दी है। ये जो एंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली बार बार यूज़ होगा जब भी आप इन एपीआईज पे काम कर रहे होंगे, लाइक फेसबुक की या गूगल की। कॉन्सेप्ट वही है। गूगल फेसबुक वालों ने एक एपीआई बना के रख दी है और पूरी दुनिया को कह दिया कि भाई जिस जिस डेवलपर को ये फीचर चाहिए, ठीक है, किसी एप्लीकेशन के लिए चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने बता दिया है, ये फेसबुक वालों ने बता दिया है कि भाई फेसबुक का लॉगिन का फीचर आपने अगर एंड्रॉयड के अंदर चाहिए, आप चाहिए तो ये सारे स्टेप्स मौजूद हैं। आईओएस के अंदर चाहिए तो ये स्टेप्स मौजूद हैं। आपको वेब के अंदर चाहिए तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। आईओएस के लिए ये सारे स्टेप्स मौजूद हैं। ये स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे तो ये फीचर आपकी आईओएस के एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे तो आपकी वेबसाइट के अंदर लॉगिन विद फेसबुक का फीचर जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ये एपीआई किस तरह है, इसको आप एपीआई क्यों क्या कहोगे? ये एपीआई इसलिए है कि आपकी जो वेबसाइट होगी, ठीक है, वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक वालों ने ये बता दिया ना कि आपने अगर वेबसाइट में करनी है इसको इंटीग्रेट तो ये स्टेप्स हैं, ठीक है। तो वेबसाइट जो है वो आपकी इंटरेक्ट करेगी फेसबुक की इस एपीआई के साथ, फेसबुक के सर्वर के साथ, ठीक है। तो अब आपकी वेबसाइट की इंटरेक्शन है आपकी फेसबुक की लॉगिन विद इस एपीआई के साथ या इस फाइल के साथ आप कह लो, ठीक है। ये सारी ये एंड पॉइंट जो बनाए हुए हैं इन्होंने ओबियसली इसकी कोडिंग की होगी। तो फेसबुक की इस फाइल के साथ आपकी वेबसाइट की इंटरेक्शन होगी तो ओबियसली क्या होगा, कम्युनिकेशन होगी। आपकी वेबसाइट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगी इनकी इस एपीआई को। ये एपीआई क्या करेगी, अथेंटिकेट करेगी उसकी रिक्वेस्ट को, वेबसाइट की रिक्वेस्ट को, मोबाइल एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को, और रिस्पॉन्स में सक्सेस या फेल का जो होगा मैसेज वो सेंड कर देगी, ठीक है। तो अगर तो सब कुछ ठीक होगा, ये सारे स्टेप्स आपने परफॉर्म किए होंगे, तो आपकी वेबसाइट जो हेलो हाई करेगी, हैंडशेक करेगी फेसबुक की लॉगिन एपीआई के साथ, तो फेसबुक जो है वो उस आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो उसके थ्रू हो जाएगी। कम्युनिकेशन से मुराद के लॉगिन विद फेसबुक जो है वो करवा देगा, फेसबुक लॉगिन करवा देगा आपके यूज़र को, ठीक है। तो इसमें भी कहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है, वेबसाइट की इंटरेक्शन हो रही है, मोबाइल एप्लीकेशन की इंटरेक्शन हो रही है, एंड्रॉयड की, आईओएस की, ठीक है। तो जब आप लॉगिन विद फेसबुक के बटन पे क्लिक करते हो, जिस तरह ये बटन आ रहा था, ठीक है, तो इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे, इस बटन पे मोबाइल एप्लीकेशन में सम टाइम आप यूज़ कर रहे होते हो, इस पे जब आप क्लिक करते हो तो आपकी एप्लीकेशन एक्चुअली इंटरेक्ट करती है फेसबुक की एपीआई के साथ, ठीक है। तो फेसबुक की फाइल के साथ, फेसबुक के सर्वर के साथ, तो इंटरेक्शन जो है वो डिजिटल इंटरेक्शन है, ठीक है, और आपस में वो कम्युनिकेशन भी हो रही है। तो फिर क्या है कि ये एपीआई कहलाएगी। इसी तरह फेसबुक की बहुत सारी और भी एपीआईज हैं जी। ग्राफ एपीआई, आप अगर इन्होंने एंड पॉइंट्स बना के रख दिए हैं, आप हैरान होंगे कि अगर आपको अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर आप ये फीचर चाह रहे हो कि यूज़र की फेसबुक वाली ईमेल आप वो यूज़ करना चाह रहे हो, वो आप एपीआई के थ्रू गेट कर सकते हो।
आप यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर वो गेट कर सकते हो, कवर फोटो वो आप गेट कर सकते हो, फ्रेंड की जो लिस्ट है वो आप एपीआई के थ्रू गेट कर सकते हो, आप ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन, आपके पेजेस की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, पेजेस का जो कंटेंट है, फेसबुक पेजेस का कंटेंट आप वो गेट कर सकते हो। खैर ये जो सारा चीज़ें गेट करोगे, ये सारी इनमें से कुछ चीज़ें आपकी जेसन की फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो फेसबुक वालों ने अपने एंड पॉइंट्स बना के रख दिए हैं कि जिस एप्लीकेशन को, जिस वेबसाइट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, हम अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ये स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेंगे। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फेसबुक वाले क्या कह रहे हैं कि जी हाँ, अच्छा जी, आपको यूजर की ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके, डू दीज स्टेप्स, ठीक है। फिर आप जो स्टेप्स परफॉर्म करोगे, आपको हम आपकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ये फेसबुक का है, तो यहाँ पर गूगल डेवलपर कंसोल भी है। गूगल की बेशुमार एपीआई जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। इवन के गूगल की तो बड़ी कमाल की एपीआई मौजूद हैं, ठीक है। इसमें आप मैप की एपीआई के थ्रू वेबसाइट के अंदर, मोबाइल ऐप के अंदर आपको एंड एंड पॉइंट्स, यहाँ पर भी सेम एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स रखे हुए हैं उन्होंने, कहा है कि जी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपको ये स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेंगे, तो आप वो परफॉर्म करोगे तो वो चीज़ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यूट्यूब की इसकी एक एपीआई है, फेसबुक यूट्यूब की, ठीक है। ये यूट्यूब की एपीआई मौजूद है, ठीक है, यूट्यूब की डेटा एपीआई। इस एक एपीआई के थ्रू आप यूट्यूब के किसी भी चैनल की डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल चैनल का नेम क्या है, चैनल आईडी क्या है, चैनल का थंबनेल इमेज क्या है, चैनल में वीडियो जो प्लेलिस्ट है, जितनी भी प्लेलिस्टें हैं वो सारी की सारी, उनका आप डेटा फैच कर सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर जितनी वीडियोस हैं, वीडियो के अंदर जितने कमेंट्स हैं, जितने लाइक्स हैं, वीडियो की आईडी, वीडियो की लाइक थंबनेल इमेज, सारा कुछ आप गेट कर सकते हो, सारा कुछ आपने आपके पास मौजूद है एपीआई के थ्रू। यूट्यूब एनालिटिक्स एपीआई, डेटा एपीआई, यहाँ पर बेशुमार एपीआई हैं। खैर, कहने का मकसद ये है कि एंड पॉइंट्स बना के रखनी है इन एपीआईज का। इनको एपीआईज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली ये इंटरेक्शन करती हैं किसी न किसी मोबाइल ऐप के साथ, किसी न किसी वेबसाइट के साथ, ठीक है। डायरेक्ट यूजर की इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं होती इसके साथ। आपके सर्वर की इंटरेक्शन होगी फेसबुक के सर्वर के साथ, आपके सर्वर की इंटरेक्शन होगी गूगल के सर्वर के साथ, ठीक है। तो इसी तरह आप एप्पल की देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी एपीआई मिलेंगी। तो भाई इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो ये एपीआई और रेस्ट एपीआई कौन सी होती हैं? अगर आप यही ये जो एपीआई के अंदर आपने चीज़ें देखी हैं, ये तो मस्त है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल एक एक स्क्रिप्ट लिखा है आपने पीएचपी का, और उसमें क्या हो रहा है कि डेटाबेस में से आप डेटा फेच करके आप फ्रंट एंड को, क्लाइंट को सेंड कर रहे हो, ये एक आर्किटेक्चर का नाम है बेसिकली। रेस्टफुल एपीआईज, ये ऐसी एपीआईज होती हैं जिनमें क्या होता है, क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आती है सर्वर साइड पे, सर्वर साइड है ना वो पे, सर्वर साइड पे जो सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, वो एक्चुअली इंटरेक्ट करती है डेटाबेस के साथ, डेटाबेस से डेटा फेच होके रिस्पॉन्स बैक होता है सेंड क्लाइंट को। तो इस पूरे आर्किटेक्चर को आप रेस्ट एपीआई कह सकते हो, ठीक है। जिसमें क्या है कि ये एक्चुअली आर्किटेक्चर का नाम है अगेन, ठीक है। तो इसमें डेटा फेच हो रहा है, डेटा जो है ना वो पास हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, सेंडिंग रिसीविंग हो रही है, ठीक है। तो उसको आप रेस्ट एपीआई कहोगे, ठीक है। तो इसको मज़ीद आप देखिएगा अपने एंड पे, तो इसमें मज़ीद आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी। तो क्वेश्चन है तो पूछ लें भाई, वरना लेक्चर एंड करते हैं। अब में से अगर किसी ने अटेंडेंस नहीं लगाई, अटेंडेंस भी लगा लें। तो और आज जो आपका काम है यार, प्लीज़ आप लोग जो अडोबी का फॉर्म है वो आप वो वाली असाइनमेंट कंप्लीट करो। आप लोग सिर्फ 3-4 बच्चों की वेबसाइट जो है ना वो लाइव है, बाकी सारे बच्चे वो अपनी वेबसाइट को लाइव कर दें। जो सर्वर है उसमें वो आपका इशू नहीं आएगा, डिस्क स्पेस वाला वो मैंने रिमूव कर दिया है,
तो आप लोग काम करें, अपलोड करें वेबसाइट को। अच्छा, ये अरूसा, खैर ये बहुत डिटेल इस पे डिस्कशन हो सकती है। जब एपीआई के थ्रू लॉगिन करेंगे तो यूज़र का फुल डेटा ट्रांसफॉर्म होगा या लॉगिन वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है। हर एपीआई जो है वो स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी पास करती है, वो सेंड करती है। और वो इंफॉर्मेशन जब आपकी परमिशन के बगैर नहीं सेंड हो सकता, ये आप ज़हन से निकाल दें। ये जो एपीआईज़ हैं, अगर एक एपीआई फेसबुक के लॉगिन किए पे अगर किसी भी एप्लीकेशन को यूज़र की ईमेल एड्रेस या उसका कवर फ़ोटो या उसकी प्रोफाइल पिक्चर वो सारा कुछ सेंड कर रही है, तो सबसे पहले आपसे वो परमिशन लेगी, अलाउ। शायद आपको याद हो कि जब आप लॉगिन विद फेसबुक या लॉगिन विद गूगल करते हो वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल ऐप के थ्रू, तो सबसे पहले परमिशन डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि will you allow to uh, this application to get this information। आप यस करते हो, अलाउ करते हो, तो ही वो एप्लीकेशन गेट कर सकती है आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी परमिशन के अलावा नहीं कर सकती। और लॉगिन विद फेसबुक के थ्रू सिर्फ आपकी पब्लिक चीज़ें सारी वो आपकी किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी वेबसाइट को मिल सकती हैं, लाइक आपका यूज़र नेम, आपकी ईमेल एड्रेस। अगर ईमेल एड्रेस आपकी पब्लिक है तो आपकी कवर फ़ोटो तो पब्लिक ही होती है, आपकी प्रोफाइल इमेज, ठीक है। तो जो आपका पब्लिक डेटा है, पब्लिक डेटा, अब जिस तरह मैंने यूट्यूब की डेटा आईपी बताई ना आपको, तो उसके थ्रू आप चैनल की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चैनल्स ऑब्वियसली वो पब्लिक ही होते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई अगर एक, इससे फ़ायदा क्या होगा, चैनल वाले को क्या फ़ायदा होगा और यूट्यूब को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। चैनल वाले को फ़ायदा होगा, चैनल वाले को ये फ़ायदा होगा कि अगर उसके चैनल की इंटीग्रेशन होती है किसी वेबसाइट में, किसी मोबाइल ऐप में, तो उस मोबाइल ऐप के थ्रू जितनी भी ट्रैफिक आएगी वो सारी उसके चैनल के पे आएगी। और वो एक्चुअली ट्रैफिक सारी कंसीडर होगी, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट यूट्यूब पे आके किसी चैनल पे आप वीडियो देखो या किसी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर किसी ने एपीआई इंटीग्रेट की हुई है, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू यूट्यूब की वीडियो देखो या डायरेक्ट यूट्यूब पे आके देखो, उस चैनल वाले को फ़ायदा होगा, ठीक है। और यूट्यूब को क्या फ़ायदा होगा, यूट्यूब पे यूज़र आ रहे हैं, यूट्यूब की प्रोडक्ट्स जो है ना वो लोग उनको यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों एंड पे फ़ायदा है। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ मिलता है। लॉग इन विद फेसबुक के थ्रू सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, उसमें आपकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन। अगर ग्राफ एपीआई आप देखते हो तो उसमें बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं आपके, ठीक है। और इसी तरह गूगल, लॉग इन विद गूगल करते हो तो उसके थ्रू भी आपकी ईमेल एड्रेस जो है ना वो आपकी ईमेल एड्रेस वो आपकी शो होती है। पोर्ट नंबर चेंज करने से पीएचपी फाइल ओपन नहीं हो रही या कोई और इशू है या एनी आइडिया। अच्छा, पोर्ट नंबर आपने चेंज की है तो पीएचपी की फाइल ओपन हो रही, तो एक्चुअली एरर क्या आ रहा है जैन अली, ये बता दें। आप एरर बता दें तो ही गेस किया जा सकता है कि इशू क्या है। तो ये यार जैम जब आप यूज़ कर रहे होते हो ना, तो आपका ये इशू जो होता है ना वो पोर्ट नंबर वाला ये आता ही है। तो अब अगर आपका प्रॉब्लम हल नहीं होता तो आप वैम्प इंस्टॉल कर लो। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो वरना हम लेक्चर एंड करते हैं। आप लोगों ने आज क्या करना है, वेबसाइट को लाइव करना है और कल वाला जो काम है वो करना है। और आज ये जो एसक्यूएल जॉइन वाला है ये आप कर लो इसको मजीद। और जेसन को हम कल देख लेंगे। जेसन का कॉन्सेप्ट क्या था, जेसन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे और क्लाइंट से सर्वर साइड पे आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो, डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो सर्वर से क्लाइंट साइड पे या क्लाइंट साइड से सर्वर साइड के ऊपर, ठीक है। तो डेटा आप ट्रांसफॉर्म करते हो एक ख़ास स्ट्रक्चर के थ्रू। डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो एक ख़ास स्ट्रक्चर में पहले एम्बेड होता है और उसके बाद वो आपका डेटा ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो 404 का एरर है ना, ये एक्चुअली आपका फाइल नॉट फाउंड का एरर होता है। आपने कहीं ना कहीं पाथ का इशू होगा,
ये आपका पोर्ट नंबर इशू नहीं है जैन अली, ये जो 404 एरर है ये आपका एरर होता है फाइल नॉट फाउंड का। ये जहाँ पर भी सर्वर पे अगर भी आपको ये एरर नज़र आए तो उसका भी ये मतलब होगा, और अगर कहीं और तो उसका भी सेम। तो ये पोर्ट नंबर का इशू नहीं है, ये आपका पाथ जो है वो आपका वो गलत है, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी। ठीक है, आप मुझे मज़ीद बताइएगा आप क्या पाथ दे रहे हो, फाइल कहाँ पड़ी हुई है, तो आपका मैं वो फाइल आपका पाथ में चेक करके बता दूंगा। चलिए जी, कल के लेक्चर में हम जेसन देख लेंगे। जेसन तो आज देखनी थी वैसे, लेकिन जो सईद जैन ने पूछा तो उसकी बेस पे फिर सारी एपीआई और सारे कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ा। ये भी ज़रूरी कॉन्सेप्ट था। तो कल के लेक्चर में हम मज़ीद जेसन को स्टार्ट करेंगे। कल का लेक्चर ज़रूर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अच्छा जैन अली, आप मुझे ज़रा इनबॉक्स में बताएं, मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।